हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपकी हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है और हम डेली पेडागोजी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, क्योंकि पेडागोजी पर आपकी पकड़ अवश्य होनी चाहिए। पेडागोजी में सीधे सीधे आपके 15 नंबर पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। कल की वीडियो भी आपको मिल चुकी है। आज की वीडियो में हम फिर से पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। गद्यांश पद्यांश ये देखो, हम फिर से अगली वीडियो में गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम इसमें पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 5 दिन हम सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न पत्र आपका 2013 का प्रश्न पत्र है। आपको 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस कराई जा चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। और 2011 से अब आपकी ये शुरू हो चुकी है। आज का 2013 का प्रश्न पत्र है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अब देखो, सदैव समान नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की जो मातृभाषा होती है वो अलग होती है और उसके जो स्कूल की भाषा होती है वो अलग होती है। तो ये आपका नहीं होगा। और सदैव अलग भी नहीं होती, कभी कभी समान भी हो जाती है कि जिस भाषा का बच्चा प्रयोग अपने घर में करता है उसकी मातृभाषा होती है और सेम वही भाषा उसके स्कूल की भी होती है और टकराहट से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? समान हो सकती है, ठीक है। कभी कभी समान हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है, यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका क्या है भाषा शिक्षण के लिए। प्रश्न को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्न नहीं पढ़ते और हमें प्रश्न यानी उत्तर ढूंढने में फिर हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए आपको प्रश्न को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर। अब देखो, भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका होगा भाषा प्रयोग के अवसर। जितना ज़्यादा आप बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर दोगे, बच्चे की भाषा उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। और ये सभी आपके निगेटिव पॉइंट हो जाते हैं, यानी जहाँ भी बात आपको भाषा के प्रयोग के अवसर किया जाए, ठीक है, तो आपको उसी के साथ अवश्य जाना है। और निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आपको करा दिए गए हैं। तो अवसर आप क्या है? अवसर आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और सीडीपी और भाषा दोनों पर ही आपको टैग वर्ड्स दिए जा चुके हैं। बाकी के सब्जेक्टों के भी टैग वर्ड्स आपको जल्दी ही मिलेंगे, तो आप उन्हें भी अवश्य देखें। टैग वर्ड्स देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप टैग वर्ड्स नहीं देखोगे तो पेडागोजी पर पकड़ आपकी नहीं बनेगी। तो टैग वर्ड्स की वीडियो आप अवश्य देखें। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। यानी ठीक है, क्या जानना है आपको? विविध रूपों को जानना है हिंदी के प्रयोग के। शिक्षण विधियों के संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री और बाल साहित्य का विविध प्रयोग। तो देखो, राइट आंसर आपका क्या होगा? आपके बच्चे हैं 1 से 5 क्लास के, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल साहित्य का विविध प्रयोग। जहाँ भी बात विविध की आ जाए, ठीक है, जहाँ भी आपको वैविध, विविध, विभिन्नता, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये भी क्या है? ये हमारे यानी पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपको इसी के साथ जाना है। अब देखो, शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान से भाषा प्रयोग के अवसर बच्चे को नहीं मिलेंगे। और सुंदर ढंग से छपी हुई पुस्तकें या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, ये सभी आपके नहीं होंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? कौन सी क्लास है आपकी? 1 और 2, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, जो बहुत छोटी हो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अब देखो, बहुत सारे पात्र होंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। 2 ही पात्र हों, ये भी नहीं। बहुत छोटी हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। यानी जो भी शब्द, वाक्य, घटनाओं का जो भी वर्णन है, तो चित्रों के माध्यम से बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब स्तर आपका कौन सा है, प्राथमिक है, और भाषा शिक्षण की आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, आपको बच्चे के अंदर क्या सिर्फ श्रवण कौशल ही का ही विकास करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, तो राइट आंसर यही होगा आपका, क्योंकि बच्चे की जो रचनात्मकता है और मौलिकता है उसको आपको पोषित करना है, ये दोनों आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं। बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, सिर्फ चित्रांकन क्षमता का विकास आपको नहीं करना है, ठीक है करना है लेकिन सिर्फ नहीं करना है। केवल बोलकर, अब देखो ये बात आपकी केवल आ गई, तो जहाँ भी बात केवल ही भी ये सारी चीज़ आए, ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो बोलकर पढ़ने की, सिर्फ बोलकर पढ़ने की क्षमता का ही विकास नहीं करना है, मैं चारों कौशलों में बच्चों को दक्ष बनाना है। और मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप भाषा पेडागोजी की जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आप उसको एक बार अवश्य देखें। उसमें आपको जो भी आपके भाषा के कौशल हैं, ठीक है, बहुभाषिकता क्या है, भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, ठीक है, और आपके टैग वर्ड्स भी है, तो ये सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी 1 बाय 1। तो आप वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट में इन वीडियो को अवश्य देखें। मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका सीटेट पास हो जाए। देखो भाषा में आपके सीधे सीधे 60 नंबर बनते हैं, तो और आपकी जो भी दूसरी भाषा है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो उसकी पेडागोजी अगर आपने अपनी जो भी आपने फर्स्ट भाषा ली है, ठीक है, हिंदी है, तो अगर इसमें आपकी पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है तो आपकी दूसरी भाषा में भी आपकी पकड़ अवश्य बनेगी, क्योंकि पेडागोजी सेम होती है, सिर्फ लैंग्वेज बदलती है, पेडागोजी नहीं। अगला प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ। तो पढ़ने का प्रारंभ है आपका कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए। अब देखो बच्चे को आपको पढ़ने का प्रारंभ किससे कराना है, तो कहानियों से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कविताओं से भी नहीं होना चाहिए, वर्णमाला से भी नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नंबर 3, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ठीक है, बच्चे के पास ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी अर्थपूर्ण हो बच्चा, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, उसका अर्थ भी समझ पाए। अगला प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता है, भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। अब देखो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। भाषा क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है, सिर्फ व्याकरण का अनुसरण नहीं करती है, बिना व्याकरण के भी बच्चे अच्छे से भाषा सीखते हैं, क्योंकि उनकी जो भी मातृभाषा होती है तो वहाँ वो कुछ भी व्याकरण नहीं पढ़ते, कोई भी बुक नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी अपनी भाषा में वो दक्ष हो जाते हैं। और भाषा और बोली में संबंध अवश्य होता है, और भाषा अनिवार्यता यानी सिर्फ लिखित ही नहीं होती है। तो ये सभी ऑप्शन आपके गलत हो गए, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना, बच्चों को अभिनय सिखाना। अब राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाए, अब देखो जहाँ भी आपको मिल जाए भाषा प्रयोग के अवसर, ठीक है, बच्चे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर देना है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, यानी विभिन्न संदर्भों में, और विभिन्न संदर्भों की भी बात आ जाए, अनुशासित नहीं रखना है, अभिनय सिखाना भी नहीं है, ठीक है, और एक पद्धति के रूप में भी इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, तो राइट आंसर आपका होगा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको प्रैक्टिस में कराती रहती हूँ, पूर्ण पेडागोजी के 7 प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि आपका जो ये सीटेट 2024 का जो अभी आपका जुलाई में हो रहा है, आप इसमें निश्चित ही सफल हों। थोड़ी सी मेहनत करिएगा, और 1 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है तो इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी जा चुकी है, आप वहाँ से भी मोटिवेशन ले सकते हो। भाषा हमें हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता है। अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड, भाषा प्रयोगशाला। अब देखो अखबार में भी भाषा प्रयोग होता है, ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है। विज्ञापनों में भी भाषा का प्रयोग होता है, साइन बोर्ड पर भी होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला।
अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय बर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। सख्त निर्देश आप बच्चों को नहीं दे सकते हो, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। अब वही बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे तो ये भी नहीं होगा, आपको ध्यान अवश्य देना है, सुधार भी बच्चे को करवाना है। उनसे शब्दों को 20 बार भी नहीं लिखवाना है। यांत्रिक रूप से आप बच्चे से कोई भी काम नहीं करवा सकते हो बार बार, ठीक है, यानी बार बार नहीं करवा सकते हो। अगला है आपका, तो बच्चे का आपका यही, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने के आपको अवसर देना है। जब भी बात अवसर देने की हो जाए, यानी आपको गलत और सही दोनों को लिख करके बच्चे को दिखाइए और बच्चे को आपको अवसर देना है देखने का, ठीक है, अंतर पहचानने का कि कौन सा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न आपके 16। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका, ठीक है, सतत आकलन करना है आपको। प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना। तो उत्तरों नहीं पूछने हैं आपको, सुने हुए को दोहराना भी नहीं है, शब्द भी नहीं पढ़वाना है। जहाँ भी बात आपके विभिन्न संदर्भों की हो जाए, भाषा अवसर के प्रयोग हो जाए, तो आपको इन्हीं के साथ जाना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। उद्देश्य आपका क्या है? भाषा के व्याकरण का आकलन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, तो यही आपका हो जाएगा, क्योंकि जो भी भाषा है तो बच्चा यानी उसका मौखिक यानी वो संप्रेषण अपनी अभिव्यक्ति भी कर सके और लिखित भी सके, यानी वो लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाए, ठीक है। पढ़ना तो सीख ही जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति भी करना बच्चा सीख जाए। पढ़कर समझने की क्षमता, सिर्फ पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन नहीं करना है, बर्तनी अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता, तो ये आपके नहीं होंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। जम करके आप भाषा की प्रैक्टिस करिएगा। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आपसे नहीं पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या नहीं है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आपको अवश्य रखना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना दृश्य श्रव्य सामग्रियों का यही कार्य होता है कि जो भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है उसको रुचिकर बनाना। विद्यालय प्रमुख के, अब देखो, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन आपको नहीं करना है, ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होनी चाहिए, ये नहीं होगा आपका। तद्भव प्रधान भी नहीं होनी चाहिए। अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त भी नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बच्चों की गर्व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। और ये आज का आपका लास्ट प्रश्न है, तो इसे हम देखते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य करें और वीडियो को पूरी भी अवश्य देखा करें। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी की प्रैक्टिस लगा सकते हो, डेली आपको चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। तो प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा मनोवैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। और इस प्रश्न का आंसर हम कल की वीडियो में आपको देंगे, तो आप कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर अवश्य बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इससे आपको भी पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न का आंसर दे सकते हो, आपने कितना सीखा है, आपकी तैयारी कितनी है। तो ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट अवश्य करें, प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।